नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करूंगा और चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम सबसे पहले चैप्टर का, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ए इकोनॉमी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समझ में नहीं आएगा, आगे के चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, क्योंकि एक एक टॉपिक पे मैं आपको एक एक वीडियो बताऊंगा, यानी कौन कौन से विषयों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, यानी अर्थशास्त्र जो है, जो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, यानी अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है। मतलब परिचय में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा पहले टॉपिक है जिससे आज मैं कवर करूंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, उसे हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों अर्थशास्त्र की दोनों ही महत्वपूर्ण शाखाएं मानी जाती हैं। भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन से हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन से हैं, ये हम देखेंगे तीसरे पार्ट में। चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में अंतर को भी देखेंगे। देखिए, तीसरे टॉपिक में तो हम देखेंगे इन दोनों की आपस में अंत निर्भरता या इनके घटकों को देखेंगे, बट चौथे टॉपिक में हम देखेंगे इन दोनों के मध्य अंतर, यानी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए, दोनों ही अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं, बट दोनों के अलग नाम है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, जिसे मैं आपको चौथे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। पांचवें टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। पहला, भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था, और साथ में अर्थ और इसकी केंद्रीय समस्याएं, जो कि दोस्तों पक्का आता है एग्जाम में, इसकी केंद्रीय समस्याएं। मतलब मैं आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, और अलग अलग अर्थव्यवस्था में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो केंद्रीय समस्याएं जो कहलाती हैं, वो कौन सी हैं, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको पांचवी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे के वीडियोस आराम से ढूंढ पाए। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न अर्थव्यवस्था है, जैसे कि भैया हमारी बाजार अर्थव्यवस्था हो गई, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो गई, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। उनमें इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, यानी केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, ये आपको मैं समझाऊंगा छठे पार्ट में, यानी छठा टॉपिक हमारा इस चैप्टर का ये है। सातवां टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत की अवधारणा को समझाऊंगा। अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, भाई इनके बीच का जो अंतर है वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा।
नहीं, इससे पहले एक टॉपिक छूट गया है, सॉरी, इससे पहले एक टॉपिक छूटा है जो कि क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र जिसे आप पीपीसी कर्व कहते हैं, ये क्या होता है, इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और आठवां और अंतिम टॉपिक अवसर लागत किसे कहते हैं, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, और इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इसके लास्ट पार्ट में दूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट में होगा, ये दूसरे पार्ट में, ये तीसरे पार्ट में, ऐसे सोन मैं आपको 8 पार्ट बनाऊंगा। और जो 9वां पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इस पूरे चैप्टर को एक ही पार्ट पे पढ़ा दूंगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई है कि ये हमारे वो टॉपिक हैं जिन्हें मैं इस चैप्टर में आपके लिए कवर करूंगा। और आज दोस्तों हम देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। अब अर्थशास्त्र का परिचय कहूं या अर्थशास्त्र की अवधारणा कहूं, ये देखिए हम क्या है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय कहें या अर्थशास्त्र की अवधारणा कहें, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आखिर आपको मैं आज की इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि आखिर अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर उस क्या कारण है जिसकी वजह से अर्थशास्त्र इस संसार में जन्म लिया। यानी अर्थशास्त्र किसी देश के लिए और किसी व्यक्ति के लिए समझना और पढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। देखिए, आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर एक देश की सरकार या एक देश के नागरिक, भले वो उपभोक्ता हो या फिर एक उत्पादक हो, वो अर्थशास्त्र का उन्हें ज्ञान क्यों होना चाहिए, जो क्यों है, यानी अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इकोनॉमिक्स है आखिर ये पढ़ी क्यों जाती है, इसके पीछे की क्या कारण है। क्योंकि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या है, ये जानने से पहले दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, आखिर उसके पीछे के क्या कारण हैं कि हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ता है। एक देश की सरकार को, एक देश के नागरिक को आखिर अर्थशास्त्र को पढ़ने के पीछे क्या वजह है। तो यही चीज मैं आज के इस वीडियो में, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है, यानी जो कॉन्सेप्ट है ना अर्थशास्त्र का, वो आपके पल्ले पड़ गया। तो एक एक करके मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा। मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु लिखूंगा, आप इसे नोट कर लें। और मेरी सीरीज में मैं आपको लिखकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि आप सर लिखकर पढ़ाया करें, तो मैं जानबूझ के मैंने नोट्स बनाए और आपको लिखकर मैं आपको पढ़ा सकूं, इसलिए आपके हिसाब से चलूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए। महत्वपूर्ण बिंदु, या मैं इसको एक अच्छा वर्ड लिख देता हूं, की पॉइंट्स। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, यानी हमारे की वर्ड्स बोलूं या की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि हमारे ये जो संसाधन है, संसाधन बोलूं या फिर मैं साधन बोलूं, अभी इन दोनों के बीच में भी क्या अंतर है ये भी बताऊंगा। भाई संसाधन या साधन, जो भी संसाधन है या जो भी हमारे साधन है वो दुर्लभ है। क्या है दोस्तों? दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं भारत का यहाँ पे नक्शा बनाऊं, मान लीजिए मैं जल्दी से भारत का नक्शा बना देता हूं, अपने सुंदर भारत का। तो ये मान लीजिए आपका अपना भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में कौन है? लोग हैं, ये लोग, ठीक है, ये लोग हैं। भारत में बहुत सारी जनसंख्या, आप जानते हो भारत
विश्व में जनसंख्या के स्थान पे दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, और बहुत जल्द हम चाइना को हराएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भारत एक देश है, अब भारत देश जो बना है भारतीयों से बना है। भारत में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। उन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए अपनी आवश्यकताएं, उन सभी लोगों को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए, यानी उनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात को समझ लीजिए, मेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो संसाधन है ना, ये जो संसाधन है, ये या फिर जो साधन है, ये दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब होता है कमी है। यानी जितने लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है ना, उसकी तुलना में जो संसाधन होते हैं ना, वो हमेशा कम होते हैं। यानी दुर्लभता क्या होती है? अगर मैं यहां पे आपको दुर्लभता की स्थिति को समझाऊं, तो दुर्लभता क्या है? जब किसी वस्तु या सेवा की मांग उसकी पूर्ति से सदैव अधिक रहे, भले शून्य कीमत पर, तो उसी स्थिति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? दुर्लभता कहते हैं। आप मेरी बात को समझिए कि ये जो हमारे संसाधन है, कोई भी देश हो, भले वो भारत हो, भले वो अमेरिका हो, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो नेपाल हो, कोई भी देश हो दोस्तों, भले वो विकसित अर्थव्यवस्था हो, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, भले वो समष्टि स्तर हो या व्यष्टि स्तर हो, कैसी भी प्रकार हो, आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो संसाधन होते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं, या जो हमारे कहते हैं इनपुट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे साधन होते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में, यानी मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में सदैव क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, आप ये बात समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मानवीय आवश्यकताएं, जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं, आप दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने ये समझ लिया, मानवीय आवश्यकताएं जो होती है ना, मानवीय आवश्यकताएं जो होती है, वो हमेशा संसाधनों से क्या होती है, या साधनों से क्या होती है? ज्यादा होती है। तभी दोस्तों संसाधनों को क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। और हमारे जितने भी दुर्लभ संसाधन होते हैं, उन्हें ही हमें, देखिए, अगर हमारे संसाधन दुर्लभ नहीं होते, अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, जितनी भी हमारे पास आवश्यकता है, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत या सभी देशों के पास बहुत ज्यादा संसाधन होते, तो दोस्तों अर्थशास्त्र पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं थी। अर्थशास्त्र आपको तभी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि दोस्तों कोई भी देश हो या कोई भी नागरिक हो, उसके पास जो भी संसाधन होते हैं, वो उसकी तुलना में, उसकी इच्छाओं की तुलना में वो सदैव क्या रहते हैं? कम रहते हैं। इसी वजह से दोस्तों अर्थशास्त्र क्या है? अस्तित्व में आया। तो मैंने ये पहली बात आपको समझा दी कि भाई मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन क्या है? सीमित है। क्या है दोस्तों? सीमित है, यानी कम है। और दुर्लभता किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या सेवा जिसकी मांग उसकी पूर्ति से सदैव अधिक रहे, भले शून्य कीमत पर हमें वो प्रगति से में उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में ही हम उन्हें क्या कहते हैं? दुर्लभ संसाधन कहते हैं दोस्तों। तो पहला रीजन है, आप अर्थशास्त्र को ये समझिए कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ने की हमें क्यों जरूरत है। क्योंकि यह सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र का इस दुनिया में जन्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो संसाधन है, जो हमारे साधन है, वो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में क्या है? दुर्लभ है, यानी कम है। अगर हम एक तराजू में, अगर मैं इसको एक और तरीके से समझाऊं कि अगर हमारी जो आवश्यकताएं, जो हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ये अगर एक तराजू है,
तो देखिए हमारी नीड्स ज्यादा है जबकि रिसोर्सेज दोस्तों कम है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है कि हमारे जो साधन है और जो संसाधन है वो दोनों ही दुर्लभ है हमारी किसकी तुलना में, मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में। अब मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में वो कम है, इसी वजह से दोस्तों हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र इन कम संसाधनों से इन ज्यादा से ज्यादा इन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। तभी हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं ये पहला पॉइंट क्लियर इसलिए करना चाहता था क्योंकि दोस्तों जब तक आप ये पहला पॉइंट क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि भाई हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि संसाधन सीमित है। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रखें, दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि जो दुर्लभता है ना, दुर्लभता जो कि मैंने आपको बताया, दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है, यानी दोस्तों आप ये बात समझिए कि दुर्लभता मतलब क्या होता है, कमी होता है, स्कार्सिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, स्कार्सिटी कहते हैं, स्कार्सिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में दुर्लभता को। और ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब कैसे इसे एक सापेक्ष अवधारणा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम संसाधन हम दुर्लभ इसी आधार पे कहते हैं क्योंकि हम उसकी तुलना करते हैं मानवीय आवश्यकताओं से। आप पहला पॉइंट याद रखें कि भाई हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, भाई हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, या किसी देश की सरकार को आर्थिक निर्णय लेते समय अर्थशास्त्र को ध्यान में क्यों रखना पड़ता है। तो पहला कारण है हमारा कि हमारे संसाधन दुर्लभ हैं, पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये है कि दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक अवधारणा का मतलब क्या हो गया, आप ये समझिए कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम अपने रिसोर्सेज जो कि हमारे संसाधन कहलाते हैं, या हमारे इनपुट जिन्हें हम साधन कहते हैं, साधन जिसमें हमारा लेबर, पूंजी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल होते हैं। रिसोर्सेज में हमारा रॉ मटेरियल होता है। देखिए दोस्तों, संसाधन कच्चा माल जैसे कपास हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे हमारे संसाधन कहलाते हैं। साधन क्या होते हैं, हमारे इनपुट होते हैं। इनपुट जिसमें हमारा लेबर आ जाता है, हमारा कैपिटल आ जाता है, हमारा लैंड आ जाता है और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, यानी हमारा श्रम, हमारी पूंजी, हमारी भूमि और हमारा उद्गम वृत्ति। तो ये चार चीजें मिलकर बनते हैं साधन, और बाकी जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो बनते हैं हमारे संसाधन। तो दोस्तों संसाधन हो, रिसोर्सेज हो या इनपुट हो, दे आर स्कार, इसका मतलब कम है वो। और दूसरी बात, ये कम क्यों है, दुर्लभता हम किसी भी संसाधन जैसे कि पेट्रोल है, अब एक पेट्रोल जो है ना ये कम है, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम इसकी डिमांड से इसकी तुलना करते हैं। जब आप पेट्रोल की तुलना डिमांड से करते हैं ना, तो हम ये पाते हैं कि डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है और जबकि पेट्रोल बहुत कम है। तभी आप ये समझिए, पहली बात आप ये समझिए कि संसाधन पहली बात तो दुर्लभ है, पहली बात। दूसरी बात की दुर्लभ संसाधन है इसीलिए क्योंकि हम दुर्लभता वर्ड क्या है, एक सापेक्षिक अवधारणा है, क्योंकि जब भी हम किसी संसाधन को मानवीय आवश्यकताओं से तोलेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में कम है। तो इसीलिए दुर्लभता को एक सापेक्षिक अवधारणा कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहली दो बातें क्लियर हो गई है कि भाई संसाधन या साधन दुर्लभ है और दुर्लभता एक सापेक्षिक अवधारणा है। तीसरी बात आप ये समझेंगे, अगर मान लिया मैंने अभी भी कोई समस्या नहीं थी कि संसाधन दुर्लभ है और वो एक सापेक्षिक अवधारणा है। देखिए समस्या पैदा कब होती है अर्थशास्त्र में, समस्या पैदा तब होती है, पहली बात तो संसाधन हमारे दुर्लभ है, ठीक है,
और दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो दुर्लभ संसाधन है ना, उनका वैकल्पिक प्रयोग है दोस्तों। क्या प्रयोग है? वैकल्पिक प्रयोग है, यानी ऑल्टरनेट यूज है। यानी अल्टरनेट यूज कह सकते हैं आप कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, यानी संसाधन बोले या साधन बोले। मैंने आपको साधन कहा, संसाधन कहा, जो कि हमारा कच्चा माल, जो कि हमारे द्वितीय कारक कहलाते हैं, और हमारे प्राथमिक कारक में आते हैं साधन, जिसमें हमारा कैपिटल, लैंड, ये सब आते हैं। यानी संसाधन कहूं या साधन कहूं, ये संसाधन हो या साधन हो, इनका वैकल्पिक प्रयोग है। क्या है दोस्तों? वैकल्पिक प्रयोग है, यानी अल्टरनेट यूज है। क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया लैंड, जो कि हमारा क्या है? साधन है। अब इस लैंड पे हम क्या कर सकते हैं? हम गन्ने की फसल उगा सकते हैं, हम चावल की फसल उगा सकते हैं, हम चावल और गन्ने दोनों की फसल उगा सकते हैं, हम किसी फैक्ट्री को बना सकते हैं, यहाँ पे कोई स्कूल बना सकते हैं। तो आपने ये देखा कि जो हमारी भूमि है, हमारी ये जो भूमि है, पहली बात तो हमारी आवश्यकता की तुलना में क्या है? ये कम है, यानी संसाधन दुर्लभ है, पहली बात। और तुलना से तोड़ रहे हैं, जितनी हमें आवश्यकता है उससे तोड़ रहे हैं, तो ये एक सापेक्षिक अवधारणा है। तीसरी बात कि इस भूमि में अगर ये कम होती हमारी तुलना के आधार पे और इसमें केवल खेती की जाती, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या तब जन्म लेती है दोस्तों, आर्थिक समस्या या चयन की समस्या तब उत्पन्न होती है, पहली बात तो कि संसाधन दुर्लभ है, ठीक है, परंतु उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब कि हम किसी भी संसाधन को एक से अधिक कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मोबाइल फोन है आपका, जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल फोन से आप क्या सिर्फ फोन पे बात कर सकते हैं? नहीं ना दोस्तों, आप उससे मोबाइल पे, फोन पे बात भी कर सकते हैं, उस पे गेम भी खेल सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आपका जो मोबाइल है उसके मल्टी यूजेस है, यानी ऑल्टरनेट यूज है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं कि पहले तो हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज है। ऑल्टरनेट यूज होने के कारण ही एक व्यक्ति को, अब जैसे कि मान लीजिए ये 100 एकड़ जमीन है, ये किसान है, ये यहाँ पे मान लीजिए किसान है, अब ये सोचेगा नहीं कि भाई ये इसमें गेहूं उगाए या राइस उगाए या फिर दोनों उगाए। अब इसके सामने समस्या पैदा हो गई। पहली बात तो इसको जितनी जमीन की जरूरत थी उसकी तुलना में इसके पास जमीन कम है, ठीक है, और इसको तोड़ रहा हूं इसकी आवश्यकता से, तो ये रिलेटिव है, दोनों बात समझ आ गई। और अब इसके पास एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भैया मैं कितने में गेहूं उगाऊं, या मैं गेहूं उगाऊं या चावल उगाऊं या दोनों उगाऊं, तभी तो समस्या उत्पन्न हुई है, तभी इसको चयन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों संसाधन दुर्लभ है और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। इन्हीं दो बातों की वजह से आपको अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत है, आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने की जरूरत है, और इन्हीं की वजह से केंद्रीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहता था कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, ताकि एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कराऊं। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों जैसे मैंने आपको ये बात बता दी, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक मोहन है, मोहन, मान लीजिए एक लड़का है मोहन, ठीक है। अब मोहन के पास क्या है? ये एक लेबर है। अब ये क्या है ना, ये क्या कर सकता है? ये भैया किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, किसी खेत में काम कर सकता है, या कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो देखो मोहन क्या है, एक ही संसाधन है, बड़ी एक से ज्यादा कार्यों में प्रयोग कर सकता है, और इसके पास टाइम कितना है? 24 घंटे। पहली बात तो इसके पास समय कम है, इसके पास समय कम है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि पूरे दिन में 24 घंटे होती हैं। अब वो 24 घंटे में अगर फैक्ट्री में काम करेगा तो खेत और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएगा, अगर अपना खुद का काम करेगा तो खेत में या फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। तो पहली समस्या तो ये है इस मोहन के सामने कि पहली बात तो समय कम है,
और समय कम है और उस कम समय में वो एक से ज्यादा काम कर सकता है। दोस्तों मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थशास्त्र का परिचय या अर्थशास्त्र की अवधारणा, आखिर अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत क्यों है, आखिर अर्थशास्त्र का इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ, तो उसके कारण है दो, कि हमारे संसाधन आज सीमित है। यानी अगर मैं इसको और ढंग से कहूं कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, तो पहला कारण है मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है, और दूसरा कारण है कि उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और हम ये समझते हैं, और थोड़ा सा मैंने कुछ और पॉइंट्स बनाए हैं, ये सब मैंने टी.आर. जैन बुक से लिखे हैं, और टी.आर. जैन बुक बेस्ट बुक है दोस्तों इकोनॉमिक्स की, और आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसे खरीदना ऑनलाइन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वहां से जाके खरीदे तो मुझे भी कुछ फायदा होगा उससे। अब दोस्तों चौथा पॉइंट आप ये समझिए कि संसाधनों के, भाई ये जो संसाधन है, ये जो हमारे संसाधन है, संसाधनों की दुर्लभता तथा उनके या इनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण संसाधनों के विवेकशील, अब जरा ध्यान देना, देखिए दोस्तों, विवेकशील प्रबंध की समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, उत्पन्न होती है। आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से अर्थशास्त्र इस दुनिया में अस्तित्व में आया और अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय बन गया। तो पहला कारण है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं, और दूसरा कारण है कि उन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अब वैकल्पिक प्रयोग है यानी हमें चुनना पड़ता है। अब कैसे चुने, हम किसी संसाधन, जैसे कि हमारा कोई श्रम है, लेबर है, हम इस लेबर का प्रयोग खेत में भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। अगर खेत में करेंगे तो फैक्ट्री में नहीं होगा, फैक्ट्री में करेंगे तो खेत में नहीं होगा, और अगर इसे आर्मी में भेज देंगे तो फैक्ट्री और खेत दोनों में नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्ति 24 घंटे में एक ही जगह पे काम कर सकता है। अगर वो एक जगह काम करेगा तो दूसरी जगह काम नहीं कर पाएगा। इसी बात को आप समझिए। देखिए दोस्तों, हमें अर्थशास्त्र पढ़ने के दो सबसे बड़े रीजन है। पहला कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं, दूसरा इन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। ये दो कारण हैं जिसके वजह से अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। अब दोस्तों, संसाधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण ही हमें संसाधनों का विवेकशील प्रबंध की समस्या उत्पन्न होती है। विवेकशील, अब दोस्तों प्रबंध क्या होता है ये समझ लीजिए। भाई प्रबंध क्या होता है, प्रबंध में 5 चीजें शामिल होती हैं दोस्तों, 5 चीजें। पहला होता है नियोजन, जिसे आप प्लानिंग कहते हैं। दूसरा होता है संगठन, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है नियुक्तिकरण, जिसे आप स्टाफिंग कहते हैं। और चौथा होता है हमारा निर्देशन, जिसे आप डायरेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और पांचवा होता है नियंत्रण, जिसे आप नियंत्रण कंट्रोलिंग कहते हैं। यानी दोस्तों देखिए, आप एक देश की सरकार हो या एक देश का उत्पादक हो या एक देश का उपभोक्ता हो, उन तीनों के सामने एक ही समस्या है। तीनों को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य मानता हूं। क्यों मानता हूं, आप समझिए मेरी बात को। बहुत ही सिंपल है। सरकार है, उसके लिए भी संसाधन दुर्लभ है और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। उत्पादक है, उसके लिए भी यही समस्या, और उपभोक्ता है, उसके लिए भी ये समस्या है। तो दोस्तों, सरकार हो या उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, उन्हें अपने आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं।
कि भाई सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु तथा सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए। सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन के कारकों का कैसे प्रयोग किया जाए और कैसे कम से कम कीमतों पर लोगों के लिए वस्तुओं उपलब्ध कराएं। रोजगार का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे पैदा किया जाए। उत्पादक के लिए होता है कि कैसे वो अपने इनपुट्स यानी साधनों का प्रयोग करके लाभ को अधिक से अधिक कर पाए या अधिकतम कर पाए। और एक उपभोक्ता के सामने भी ये समस्या होती है कि जो उसकी आय होती है वो सीमित होती है और उसका भी क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है, पहली बात तो जितनी भी आपकी इच्छा है उससे वो कम है, पहली बात। दूसरा, आप उस 500 रुपए से दोस्तों खाना खा सकते हो, उससे क्रिकेट में लगा सकते हो, या आप उससे कपड़े खरीद सकते हो, या बहुत सारे काम कर सकते हो। क्योंकि 500 रुपए से अगर आप खाना ही खा सकते हो तो फिर तो समस्या ही नहीं थी। समस्या तब होती है जब आप उस 500 रुपए को अलग अलग जगहों पे लगा सकते हो। अब कौन सी जगह आप लगाओगे, इसे समझने के लिए ही तो दोस्तों अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरी बात को समझिए मेरे दोस्तों कि सरकार हो, उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, उसे अपने कम से कम संसाधनों से अधिक आर्थिक लाभ उठाने के लिए, आर्थिक लाभ उठाने के लिए, जैसे एक सरकार के लिए आर्थिक लाभ क्या हो सकता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ाना और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। एक तो जल्दी ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा जो भागीदारी, जो देश की जनता हो वो भागीदार बने। दूसरा, उत्पादक के लिए क्या है आर्थिक लाभ, कि अपने कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सके। और उपभोक्ता का क्या हो जाएगा आर्थिक लाभ, कि कम से कम आय से वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो ये तीनों तभी कर सकते हैं जब ये अपने संसाधनों का क्या करें, प्रबंध करें, यानी अपने सीमित संसाधनों का नियोजन करें, फिर उसका संगठन करें, उसे जुटाए, फिर लोगों को जिम्मेदारी दे कि भाई ये काम तूने करना है, ये काम उसने करना है, फिर उनको निर्देश करे कि भाई तू ये करेगा, तू वो करेगा, और फिर उनकी क्रियाओं पे नियंत्रण करे। तो दोस्तों, संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण ही आज पूरे विश्व में संसाधनों के विवेकशील प्रबंध की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब विवेकशील का मतलब होता है बुद्धि से। अगर आप सारे के सारे चीजें उपभोक्ताओं को दे दोगे तो उत्पादक और समाज क्या करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। मैंने इस पे पहले भी बहुत वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगी। बट मैं आज आपका ये सिर्फ फोकस करवाना चाह रहा हूं कि एक देश की सरकार हो या एक उपभोक्ता हो या एक उत्पादक हो, आखिर उन्हें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना पड़ता है, उन्हें अर्थशास्त्र के हिसाब से क्यों सोचना पड़ता है। तो उसका कारण है कि हमारे संसाधन दुर्लभ हैं, उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। तो उन कम से कम संसाधनों का हम किस प्रकार प्रयोग करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। तभी तो दोस्तों हमें संसाधनों का विवेकशील प्रबंध करने की क्या है, आवश्यकता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझें कि ये वैकल्पिक प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन की समस्या है। अब इन्हीं के कारण, क्योंकि हमें निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि संसाधन हमारे सीमित है यानी दुर्लभ है और उनके एक से ज्यादा प्रयोग है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई ये 100 एकड़ की जमीन है, मान लो ये भूमि है, भूमि का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये भूमि का टुकड़ा है। अब इसपे जो ये किसान है ये चावल उगाए या गेहूं उगाए या दोनों उगाए, फैक्ट्री बनवाए, कॉलेज बनवाए, क्या करेंगे, तभी तो इसे निर्णय लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस भूमि का वो किस काम में प्रयोग करे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये वैकल्पिक प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन का होता है बांटना, वितरण करना की समस्या है। यार देखिए ना, आप ये बात समझिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, समस्या है। अब पहले देखिए, मैं 3 लोगों को बनाता हूं। पहला मैंने बनाया उपभोक्ता, ये आ गया हमारा कंज्यूमर, ठीक है।
ये आगे हमारे प्रोड्यूसर, मान लीजिए आगे हमारा प्रोड्यूसर, और ये आगे हमारी गवर्नमेंट, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, बहुत मस्त है मोदी जी, मोदी जी छा गए, कैमरा फोटो खिंचवानी है नहीं, तो मोदी जी हमारे पीएम है, मान लीजिए सरकार है ना। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, इसके पास जो उपभोक्ता है, इसकी जो आय है वो क्या है, सीमित आय है, इसके पास सीमित आय है। अब इसे सीमित आय है, एक तो इसकी जो इसके पास संसाधन क्या होता है, उपभोक्ता के पास सीमित आय होती है। अब उस आय को वो एक से ज्यादा कामों में प्रयोग कर सकता है। अब किस काम में करे, इसे आय को कहां कहां पे, राशन में कितना पैसा लगाए, किराए पे कितना लगाए, ठीक है, पढ़ाई पे कितना लगाए, हेल्थ पे कितना पैसा खर्च करे, तो इसका जो संसाधन है, जो कि इसकी सीमित आय है, उसे ही तो कहा संसाधनों के आवंटन की समस्या को जन्म देता है। कौन, अर्थशास्त्र देता है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है। तो कौन से संसाधन को कितनी मात्रा में किस काम में लगाया जाए, यही तो समस्या पैदा करता है। तभी दोस्तों संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के कारण एक देश की अर्थव्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न होती है, जिसे संसाधनों के आवंटन की समस्या कहते हैं। संसाधन, और जैसे कि प्रोड्यूसर के पास क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं, इसके पास सीमित साधन। अब सीमित साधन दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम आते हैं, एक द्वितीय कारक होते हैं जिसमें कच्चा माल आता है। अब ये कौन सी वस्तु को बनाने में कितना प्रयोग करे, यानी इसके पास जो भी साधन है, भले वो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, उसका कौन सा किस रूप में प्रयोग करे, तभी तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, सीमित। तो ये इसके पास क्या है, सीमित संसाधन है भाई, सीमित संसाधन है भाई, पेट्रोल है, जमीन है। तो देखिए इसका है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, इसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, इसका है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, और इसका है अधिकतम आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, और आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण करना, है ना, आर्थिक विकास या फिर कल्याण करना, गरीबी दूर करना, रोजगार के स्तर को बढ़ाना, ये सब है। तो दोस्तों देखिए, तभी मैं ये कह रहा हूं कि यह है वैकल्पिक प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन की समस्या। इनके तीनों के पास, भले वो उपभोक्ता हो, भले वो उत्पादक हो, भले वो एक देश की सरकार हो, इनके पास सीमित संसाधन है। पहली बात तो संसाधन कम है, दूसरी बात कि उनके वैकल्पिक प्रयोग है। उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण ही उन्हें संसाधनों के आवंटन की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इनका उद्देश्य होता है कि ये ऐसे आवंटन करे कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल सके, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, और एक देश की सरकार अपने देशवासियों के लिए आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ा सके और उनके लिए आर्थिक विकास कर सके। यही उद्देश्य है दोस्तों। ये चीजें नहीं होती तो आज अर्थशास्त्र नहीं होता। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब पांचवा, छठा पॉइंट ये लिख लीजिए आप कि यह आर्थिक समस्या है, यह आर्थिक समस्या है। अब एक आर्थिक समस्या है क्योंकि ये आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई है, और आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं पैदा होती हैं उन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं। ये आर्थिक समस्या है जो चेन की समस्या को जन्म देती है। चेन की समस्या उत्पन्न करती है। भाई सिंपल सी बात है, आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं ना, मतलब ये अपने पैसे को कैसे खर्च करे, ये अपने सीमित संसाधनों को कैसे लगाए, ये अपने सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करे। तो यहां पे सारी चीजें हैं सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई, आय से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई। और कोई भी क्रिया जब वो पैसों से जुड़ी हो या सीमित संसाधनों से जुड़ी हो या संसाधनों के आवंटन से जुड़ी हो तो उन्हें हम कहते हैं आर्थिक समस्या। और आर्थिक समस्याओं के कारण ही चयन की समस्या उत्पन्न होती है। भाई देखिए, मैं चयन की समस्या कहूं या चुनाव की समस्या कहूं, आर्थिक समस्या कहूं या संसाधनों के आवंटन की समस्या कहूं, दोस्तों ये बात एक ही है। और ये आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके केवल दो ही कारण है।
मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं और उन सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अगर आपसे कोई पूछे एक नंबर में कि अर्थशास्त्र के पढ़ने की आवश्यकता क्या है, एक लाइन में बताएं, तो आप बोलोगे कि हमारे संसाधन सीमित हैं यानी दुर्लभ हैं और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। बस इतना कहने की आपको जरूरत है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं मानता हूं कि आपको ये पहला पार्ट आपको बहुत समझ में आया होगा। आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिर अर्थशास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।